राधे राधे साथियों। तो अब हम तीसरा चैप्टर धातु और अधातु, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है धातुओं का एक गुण होता है। धातु अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है, इस गुण को बोलते हैं धात्विक चमक। किसी भी धातु को जब रेगमाल से आप साफ करोगे तो उसकी जो सतह निकल के आएगी वो बिल्कुल चमकदार रहेगी। तो धातु का ये पहला गुण है, धातु की सतह चमकदार होती है, जिसे हम कहते हैं धात्विक चमक। दूसरा गुण है धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन हर धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तीसरा गुण है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बना सकते हैं, इस गुण को बोलते हैं आघात वर्ध्यता। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु है। चौथा गुण है धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, इस गुण को तन्यता कहते हैं। सोना और चांदी बहुत ही तन्य धातुएं हैं। सोना तो सबसे ज़्यादा तन्य है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। फिर एक यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है, यहाँ हमने बर्नर चला रखा है, एक धातु का तार है। मोम की सहायता से हमने यहाँ पर एक पिन को लगा रखा है। जब हम बर्नर से इस धातु के तार को गर्म करेंगे, हम गर्म यहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ समय बाद ये जो मोम है ये पिघल जाएगा। इससे पता लगता है कि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है और धातुओं का गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। मोम पिघल गया लेकिन धातु का तार आसानी से नहीं पिघलेगा, तो इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे लेड और मरकरी, पीबी और एचजी, ये दोनों धातु होते हुए भी ऊष्मा की कुचालक है। तो हमने यहाँ पर 4 गुण देखे थे, ये 5वां गुण है, धातु ऊष्मा की सुचालक है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है, जबकि लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक है। अब जिस तार से हमारे घर तक बिजली पहुंचती है उसमें पॉलीवाइनिल क्लोराइड एक जो बहुलक है या रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है, क्योंकि धातुएं ऊष्मा के साथ साथ विद्युत की भी सुचालक होती है। ये धातु का 6वां गुण है। 7वां गुण है कि जब धातुएं कठोर सतह से टकराती है तो आवाज़ निकलती है, जिसे हम कहते हैं ध्वनिक या सोनरस। इसी तरह से हम अधातुओं के बारे में जानते हैं। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव है, बाकी सारी अधातुएं या तो ठोस होगी या गैस होगी। तो आपको याद रखना है ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है। मरकरी को छोड़कर मरकरी Hg, जिसको हम पारा भी कहते हैं, यह द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, जबकि अन्य धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, हमने पढ़ाई है अभी। गैलियम और सीजियम ऐसी 2 धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है। हथेली पर इनको रखने पर ये आसानी से पिघल जाती है। हमारा जो शरीर है उसका तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री। तो 37 डिग्री पर ये गैलियम और सीजियम आसानी से पिघल जाएगी। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, बाकी अधातुएं चमकीली नहीं होती, धातुएं चमकीली होती है। कार्बन के अलग अलग रूप पाए जाते हैं, उन रूपों को हम बोलते हैं अपर रूप, जैसे ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन कार्बन के कुछ अपर रूप है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। हीरा एक अधातु है, लेकिन फिर भी धातुओं की तरह इसका गलनांक ज़्यादा होता है, क्वथनांक भी बहुत ज़्यादा है। एक अधातु है ग्रेफाइट, जो कार्बन का ही अपर रूप है, लेकिन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। कुछ क्षारीय धातुएं हैं
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ली ना के ये इतनी मुलायम होती है कि इनको आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। फिर आगे हम देखते हैं धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो कोई भी धातु है जब उसको ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। जैसे कॉपर का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है यह उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब इसकी प्रकृति अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है। यह अम्ल से रिएक्शन करके भी लवण और जल बना रहा है, क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी लवण और जल बनाता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं क्योंकि देखो ये सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, जब इनको पानी में मिलाया तो ये NaOH और KOH बना रहे हैं जो कि क्षार है। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, पानी में मिलाने पर यह क्षार बनाते हैं। आगे दिया है कॉपर को जब हमने जलाया था यहाँ पर तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड बना था। यहाँ पर सेकंड क्या है, यहाँ पर सेकंड ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। मतलब यहाँ पर कॉपर का जो ऑक्सीकरण अंक है वो सेकंड है। सिल्वर और गोल्ड अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। आगे हम देखते हैं धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जैसे पोटेशियम और सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का, यहाँ पर पहले धातु का ऑक्साइड बनेगा और धातु का ऑक्साइड जो है यहाँ पर जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, मतलब दोनों रिएक्शन कंबाइंड होती है। आपको इतना याद रखना है कि धातु जल से रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है और हमें ऊष्मा भी मिलती है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी तरह से कैल्शियम जो है, कैल्शियम भी जल के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाएंगे, कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देगा। मैग्नीशियम के लिए दिया है कि यह ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया तो नहीं करेगा, लेकिन गर्म जल के साथ सेम कैल्शियम जैसी ही अभिक्रिया करेगा। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ रिएक्शन करके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाएगा और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी। यहाँ पर भी मैग्नीशियम धातु हाइड्रोजन गैस के साथ चिपक जाएगी और तैरना प्रारंभ कर देगी। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये जो धातुएं हैं ठंडे और गर्म दोनों ही जल से रिएक्शन नहीं करती, लेकिन ये भाप के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे बनाएगी धातु ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लोहा बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो हमने देखा कि कुछ धातुएं हैं वो पानी के साथ, जल के साथ रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड और उसके बाद धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी। पोटेशियम, सोडियम ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेंगे। कैल्शियम भी ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा लेकिन तैरना प्रारंभ कर देगा हाइड्रोजन के साथ जुड़कर। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ रिएक्शन करेगी। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक भाप के साथ रिएक्शन करेगी। और ये कुछ धातुएं हैं जो न तो ठंडे पानी से, न गर्म पानी से, न भाप से, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु को जब तनु अम्ल में मिलाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है। जैसे जस्ता है, इसको जब अम्ल में मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा ZnSO4 लवण और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट दिया है, एक्वा रेजिया किसे कहते हैं। तो एक्वा रेजिया सांद्र HCl और
सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इन दोनों का 3:1 का मिश्रण होता है, ताज़ा मिश्रण होता है, जिसमें 3 भाग तो HCl के और 1 भाग HNO3 का होता है। एक्वा, इसे हम कहते हैं एक्वा रेजिया, रॉयल जल, और यह गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। अगला है अन्य धातु लवण के विलयन के साथ धातुओं कैसे अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं धातु A B का जो लवण विलयन है, तो यहाँ पर ये जो A धातु है ये B धातु को यहाँ से रिप्लेस कर देगी। यहाँ पर एक अभिक्रिया होगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन जो धातु ज़्यादा क्रियाशील होगी वही धातु दूसरी धातु को उसके लवण के विलयन से रिप्लेस कर पाएगी। इसके लिए यहाँ पर एक सक्रियता श्रेणी है। इस सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है उसको सबसे ऊपर दिया है, और जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है जैसे सोना चांदी, इनको सबसे नीचे दिया है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, उससे कम है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यहाँ पर पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सक्रियता श्रेणी में जमाया जाता है, इसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। इसे अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में जमाते हैं। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु को सबसे ऊपर रखा जाता है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को सबसे लास्ट में रखा जाता है। आगे हम देखते हैं NaCl के बनने को समझाइए। तो Na जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,1। हर धातु चाहती है कि वो अपना अष्टक पूर्ण करे। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेती है। इसी तरह से क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 है और इसका जो विन्यास है 2,8,7 है। अब इसके यहाँ पर अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यह भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है। तो यहाँ पर सोडियम अपना जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वह क्लोरीन को देता है। इस तरह से सोडियम के पास बच जाते हैं 2,8 और क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद हो जाते हैं 2,8,8। तो जो देता है उसको हम धनी बोलते हैं, जो लेता है उसको हम बोलते हैं ऋणी। तो सोडियम तो हो जाता है यहाँ पर प्लस और क्लोरीन हो जाता है माइनस। तो इस तरह से NaCl का निर्माण होता है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, इसका विन्यास होता है 2,8,2। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। यह भी उत्कृष्ट गैस अक्रिय गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करेगा। इसका विन्यास हो जाएगा 2,8, जो कि नियोन का विन्यास होता है। इसी तरह से क्लोरीन जिसका 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका परमाणु क्रमांक है 17। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो यह भी अक्रिय गैस आर्गन के समान व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वहीं 2 क्लोरीन परमाणु एक मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो मैग्नीशियम पर 2+ और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, दोनों पर 1 माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक। आगे हम देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो इनकी भौतिक प्रकृति होती है, धन और ऋणायनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। इसके कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं, लेकिन यह भंगुर होते हैं। इनमें आघात वर्ध्यता नहीं होती। गलनांक और क्वथनांक इनका बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच में प्लस और माइनस के बीच में जो मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण है उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे केरोसिन, पेट्रोल आदि में अविलय होते हैं। विद्युत चालकता के बारे में बात करें
तो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में या गलित अवस्था में जब इनके आयन गतिशील होते हैं तो ये विद्युत चालकता दर्शाते हैं। अब धातुओं की प्राप्ति में हम देखते हैं खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जिन्हें हम जमीन से खोदकर निकालते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, लेकिन जिस खनिज को निकालना हमारे लिए फायदेमंद होता है उसे हम कहते हैं अयस्क। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं होता। अब धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करेंगे, तो उसके यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले किया जाता है अयस्कों का समृद्धिकरण। जमीन से जब अयस्क को निकालते हैं तो उसमें मिट्टी, रेत जैसी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, जिन्हें गेंग कहते हैं। ये परिभाषा आप याद रखना। मिट्टी, रेत आदि जैसी जो अशुद्धियाँ होती है इन्हें हम बोलते हैं गेंग। तो गेंग को हटाने के लिए कई प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, जिन्हें आप आगामी कक्षाओं में पढ़ेंगे। देखिए, अयस्क का सांद्रण करेंगे, इससे हम अशुद्धियों को हटाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें 3 तरह की धातुएं दी है: उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं 2 तरह के अयस्कों में पाई जाती है, कार्बोनेट और सल्फाइड। तो कार्बोनेट में तो ऑक्सीजन ऑलरेडी विद्यमान है, इसलिए हमें सिर्फ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसको गर्म करना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे निस्तापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सल्फाइड अयस्क का किया जाता है भर्जन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो भर्जन होता है। हमें मिलेगा दोनों ही विधि से धातु का ऑक्साइड, और हम उसका ऑक्साइड को धातु में अपचयन कर लेंगे और फिर उसका शोधन करेंगे। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है। सल्फाइड अयस्क का हमें भर्जन करना पड़ेगा, तो हमें शुद्ध धातु, यहाँ पर धातु प्राप्त हो जाएगी, उसका हम परिष्करण कर लेंगे। तो हम एक एक करके यहाँ पर तीनों तरह की धातुएं देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नीचे आने वाली धातुएं, जैसे ये HgS है, जिसे हम कहते हैं सीने बार। इसको हम भर्जन करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, हमें मिलेगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसको और ज़्यादा हम गर्म करेंगे तो हमें शुद्ध यहाँ पर मर्क्यूरी मिल जाएगी। इसी तरह से Cu2S, कॉपर सल्फाइड, इसका भी भर्जन करेंगे तो Cu2O मिलेगा। इसी Cu2O को जब हम वापस Cu2S के साथ गर्म करेंगे तो हमें यहाँ पर फफोलेदार तांबा मिल जाएगा। मध्य में जो आने वाली धातुएं आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। अगर सल्फाइड अयस्क का हमेशा भर्जन ही होगा, वायु की उपस्थिति में जब आप गर्म करोगे तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे भर्जन। जबकि कार्बोनेट वाला जो अयस्क होगा उसको सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करेंगे, इसे हम कहेंगे निस्तापन। तो भर्जन और निस्तापन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ZnS को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म कर रहे हैं तो हमें मिला ZnO। वहीं जिंक कार्बोनेट को हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, इसको बोलते हैं निस्तापन। दोनों ही सिचुएशन में हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया। उसके बाद हम दोनों ही विधि में हमें ZnO मिला है, उसका हम कार्बन के साथ अपचयन करेंगे, ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला जाएगा और हमें जस्ता प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, एक और ये अभिक्रिया है। इस तरह से भी अपचयन करवाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर कार्बन ही लिया जाए। मैग्नीज ऑक्साइड का जब हमें अपचयन करवाना तो हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम लिया, ऑक्सीजन चला गया एल्यूमिनियम के साथ और हमें मैग्नीज यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, थर्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का उपयोग ट्रेन की पटरियों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर हमें लोहा जो है लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिलेगा और साथ में ऊष्मा भी प्राप्त होगी। तो इस गलित लोहे का दरारों, मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए, रेल की पटरी को जोड़ने के लिए इसका गलित लोहे का उपयोग करेंगे। और फिर आगे है जो ऊपर स्थित धातुएं हैं उनका विद्युत अपघटन करेंगे।
जैसे अगर सोडियम क्लोराइड से हमें सोडियम और क्लोरीन को अलग करना है तो हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। सोडियम क्लोराइड के जली को जब जल में मिलाकर हम विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें सोडियम तो कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर प्राप्त हो जाएगी। आगे हम देखते हैं धातुओं का परिष्करण। तो धातुओं का परिष्करण क्या होता है? जितनी भी धातुएं हमने प्राप्त की, ये धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, इसमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने की जो विधि है, सबसे जो ज़्यादा प्रचलित विधि उसे हम कहेंगे विद्युत अपघटनी परिष्करण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करना है? अशुद्ध धातु जो है उसकी हमें बनानी है एक मोटी सी परत एनोड, शुद्ध धातु की पतली परत, बिल्कुल पतला तार हम यहाँ लेंगे, इसको हम बनाएंगे कैथोड। अब जब हम इसको कुंजी बैटरी से जोड़ेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब एनोड पर जो अशुद्ध धातु है वह विद्युत अपघट्य में घुल जाएगी और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु इस विद्युत अपघट्य, मतलब ये एनोड धीरे धीरे गायब होता रहेगा और जो तांबा है वो लगातार इस पतली परत पर जमा होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब एनोड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसमें जो अशुद्धि है वो यहाँ नीचे आकर जमा हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे एनोड पंख। लास्ट टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, संचारण। चांदी काली क्यों पड़ जाती है? क्योंकि चांदी को वायु में खुला छोड़ने पर सल्फर के साथ अभिक्रिया करके उसकी परत पर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। कॉपर वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है CuCO3 और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसी तरह से लोहे पर भी लोहा जो है नमी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके लाल भूरे रंग की परत बना लेता है, जिसे हम कहते हैं जंग। संचारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो पेंट करके उस पर तेल या ग्रीस लगाकर यशद लेपन, लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। जस्ता तो संचारित हो जाता है लेकिन लोहा बच जाता है। क्रोमियम का लेपन कर सकते हैं। एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। यशद लेपन किसे कहते हैं? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। आगे हम देखते हैं मिश्रातु किसे कहते हैं? लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है, इसमें जंग नहीं लगता। मतलब एक धातु में जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है तो उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। अब मिश्र धातु में आगे देखते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे तांबा और जस्ते को मिलाओगे तो बनेगा पीतल, तांबे और टीन को मिलाने पर कांसा, सीसा और टीन को मिलाने से बनता है सोल्डर। अगर दो धातुओं में से एक धातु पारा है तो उसे हम कहेंगे अमलगम। जैसे पारे में सोडियम मिलाओगे तो उसे हम कहेंगे सोडियम का अमलगम। ये जो सोल्डर है इसका उपयोग तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम डिस्कस करते हैं लेसन नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4, 1s2, 2s2, 2p2। हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं देखते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं अणुओं का बनना। तो अणुओं को बनाने के लिए आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब इसके पास सिर्फ K कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके H2 अणु बनाएंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और इसका विन्यास होता है 2,6। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये जो दोनों ऑक्सीजन है इनके पास 6-6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 और विन्यास है 2,5, यह भी इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यह दोनों नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और अपना अष्टक पूरा करेंगे। CH4 में जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक हमने देखा 6 है, विन्यास है 2,4। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पर मेथेन में ये क्रॉस से दर्शाए गए हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट से दर्शाया गया है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, पहले कोश में साझा पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन से एक एक का साझा करेगा। साझेदारी बराबरी की होती है, इसलिए कार्बन भी चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और अपना अष्टक पूर्ण करेगा। अब हम देखते हैं एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो एथेन में 2 कार्बन होते हैं। हमें पता है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें हर एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ तो साझा करेगा ही सही, लेकिन ये जो कार्बन है इसको अपना अष्टक पूरा करना है। इसके पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन के साथ साझा किया, 5, 6 और 7, और 1 इलेक्ट्रॉन का साझा ये अगले कार्बन के साथ करेगा। वैसे ही ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और इस कार्बन के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो इस तरह से दोनों कार्बन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर दिए एथेन की संरचना। एथीन में यहां पर बीच में डबल बॉन्ड होता है। एथीन में दोनों कार्बन 2-2 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। और ये कार्बन आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। अब चूंकि साझा 2-2 इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड। अगर साझा 1-1 इलेक्ट्रॉन का जैसे एथेन में हुआ था, तो यहाँ पर बनेगा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। उसी तरह से एथाइन की एक स्ट्रक्चर बनती है। एथाइन में दोनों कार्बन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और दोनों ही कार्बन 1-1 हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। 3 और 3 6 और 2 8। ये कार्बन भी इस कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा। फिर आपको यहाँ पर ये एल्केन श्रेणी पता होना चाहिए। कुछ यहाँ पर 6 कार्बन तक के यौगिक दिए हैं। मेथेन, एक कार्बन को बोलते हैं हम मेथ,
2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट और 6 को हेक्स। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे ही बॉन्ड सिंगल होंगे तो हम उन्हें कहेंगे एल्केन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एक भी डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम कहेंगे एल्कीन। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसको कहेंगे एल्काइन। इन तीनों के आपको जनरल फॉर्मूले पता होना चाहिए। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। आपको इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाएगा, सभी में आप देख रहे होंगे। कार्बन कार्बन के साथ यहाँ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो सभी में कार्बन की 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए। आपको बेंजीन का सूत्र पता होना चाहिए। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, जिसमें क्रमागत डबल बॉन्ड होते हैं। हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो यहाँ पर जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। अगर सभी बॉन्ड सिंगल हुए तो देखिए यहाँ पर कहलाएगा एल्केन। एक या अधिक डबल बॉन्ड होंगे तो एल्किन, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन कहते हैं। एल्केन के हाइड्रोजन को जब आप OH से रिप्लेस करोगे तो कहलाएगा एल्कोहल। CHO, H हटा के CHO लगाएंगे, एल्डिहाइड। 2 कार्बन के बीच में अगर C डबल बॉन्ड O कहीं दिखे तो उसे कीटोन, और लास्ट में अगर COOH दिखता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये लगाने के बाद एल्केन नहीं रह जाता, वह बिल्कुल अलग यौगिक बन जाता है। जैसे CH4 जो मेथेन था, उसमें जब H हटा के OH लगाएंगे, एक H हटा के OH लगाएंगे तो वो बन जाएगा मेथेनॉल। जो एथेन था C2H6, इससे जब H हटाएंगे तो बन जाएगा C2H5OH, एथेनॉल। ऐसे ही जब हम यहाँ पर CH4 में एक H हटा के CHO लगा देंगे तो ये बन जाएगा एथेनेल। अगर 2 कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड O है तो ये कहलाएगा कीटोन। मेथ, एथ, प्रोपेन, और इसमें लगेगा प्रोपेनोन। ऐसे ही अगर कहीं पीछे लगाएंगे COOH तो लगेगा, इसका जो IUPAC में नाम होगा एल्केन में ओइक अम्ल, एल्केन ओइक अम्ल। समजातीय श्रेणी कैसे कहते हैं? तो वह श्रेणी जिसके हर क्रमागत सदस्य में CH2 इकाई का अंतर हो उसे हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। जैसे एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये सभी समजातीय श्रेणी है। मेथेन, एथेन, फिर ये है प्रोपेन। तो मेथेन और एथेन के बीच में यहाँ 2 कार्बन है, एक 2 में से गया एक, 6 में से 4 गए 2, तो CH2 का अंतर है। एथेन और प्रोपेन में भी CH2 का अंतर है। इसी तरह से प्रोपेन और ब्यूटेन में भी CH2 का ही अंतर है। आगे हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। हेलो एल्केन। अगर हाइड्रोजन हटा के अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर ये लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। जैसे यहाँ पर मेथ, एथ, प्रोप, ये प्रोपेन था, अगर यहाँ पर H होता लेकिन H हटा के Cl लगाया तो ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही H हटा के ब्रोमीन लगाया तो हो गया ब्रोमोप्रोपेन। H हटा के यहाँ पे OH लगाया तो ये हो गया प्रोपेनॉल, यहाँ पीछे लगता है ऑल। यहाँ पर हमने CH3 एथेन में यहाँ पर H हटा के CHO लगा दिया, मतलब यहाँ पर 3 कार्बन हो गए तो ये हो गया प्रोपेन। और लास्ट में अगर CHO दिखे तो लगाना है आपको एल, एल्डिहाइड है, प्रोपेनेल। बीच में C डबल बॉन्ड O है
मेथ एथ प्रोपेन, और यहाँ पर इसके लिए लगेगा ऑन, प्रोपेनॉन। लास्ट में अगर COOH हो तो लगता है ओइक अम्ल। मेथ 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और लास्ट में COOH है इसलिए प्रोपेन ओइक अम्ल। अगर कहीं पर भी एक भी डबल बॉन्ड आए तो उसे हम कहते हैं एल्किन, तो ये हो गया मेथ एथ प्रोप। लेकिन एल्किन में आपको लगाना है पीछे इन, तो प्रोपिन। और अगर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लगाएंगे वहाँ पर आइन, मेथ एथ प्रोप, प्रोप में लगेगा आइन, प्रोपाइन। आगे हम कुछ रिएक्शन देखते हैं दहन। तो जब भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमें यहाँ पर अगर हाइड्रोजन भी है तो साथ में H2O कंपलसरी बनेगा, साथ में ऊष्मा और प्रकाश भी प्राप्त होगा। आगे हम देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन को जब हम जलाएंगे तो स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो यौगिक है उनको जलाने पर काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। अगर हम वायु की आपूर्ति सीमित कर देंगे या ऑक्सीजन की कम आपूर्ति में जलाएंगे तो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है एल्केन, उनसे भी कज्जली ज्वाला निकलती है। कोयले और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होती है, जिस सल्फर से तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन से बनेगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बहुत सारे होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड। तो ये प्रमुख प्रदूषक है पर्यावरण के। अगला हम देखते हैं ऑक्सीकरण। एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में बदलना है तो हम लेंगे यहाँ पर क्षारीय एमिनोफोर प्लस ऊष्मा या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस ऊष्मा। इनकी उपस्थिति में एथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा और ये एथेनोइक अम्ल में बदल जाएंगे। तो इनमें एक क्षमता होती है, ये ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं एथेनॉल को, इसलिए इन्हें कहेंगे ऑक्सीकारक। तो पोटेशियम परमैंगनेट जिसका सूत्र है KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों ही ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, इन्हें ऑक्सीकारक कहेंगे। अगली अभिक्रिया है संकलन अभिक्रिया। एल्किन की अभिक्रिया जब निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल इन उत्प्रेरक के साथ जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक बंद यहाँ पर टूटेगा और यहाँ पर 2 बंद फ्री होंगे तो दोनों तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन। और इस रिएक्शन का उपयोग वनस्पति घी बनाने के लिए भी किया जाता है। वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए जो असंतृप्त है, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, उनका प्रयोग करना चाहिए, जबकि जो संतृप्त है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या CH4 से एक H और एक Cl, CH4 की अभिक्रिया जब क्लोरीन से करवाएंगे तो HCl निकल जाएगा और ये Cl इस कार्बन से जुड़ जाएगा। इसे हम कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब हम देखते हैं एथेनॉल, जिसका सूत्र है CH3CH2OH। इसके कुछ गुणधर्म है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल को ही सामान्यतः एल्कोहल कहा जाता है और इसको पिया भी जाता है। यह एक अच्छा विलायक है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक जैसी औषधियों में होता है। इसको किसी भी अनुपात में जल में मिला सकते हैं। एल्कोहल पीना निंदनीय है क्योंकि शुद्ध एल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है और काफ़ी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। इसकी कुछ अभिक्रिया हैं। सोडियम की अभिक्रिया जब एथेनॉल से करवाएंगे तो यहाँ से H हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सोडियम, तो ये बनेगा सोडियम एथोक्साइड। ऐसे ही असंतृप्त एथेनॉल की गर्म सांद्र SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर एथीन बनेगी, CH3
CH2OH, यहाँ से H2O। जब भी सांद्र H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो जल का एक अणु निकलता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जल का अणु निकल जाएगा और एथिन बन जाएगी। इसके अलावा एथेनोइक अम्ल CH3COOH, जिसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो 3 से 4% विलयन है उसे हम कहते हैं सिरका, और इसे अचार में डाला जाता है ताकि अचार खराब ना हो। ये परिरक्षक का काम करता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। इसकी भी कुछ अभिक्रिया है। एथेनोइक अम्ल CH3COOH की रिएक्शन जब CH3CH2OH से करवाएंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब एल्कोहल से करवाएंगे तो यहाँ से तो निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा OH, तो कुल मिला के H और OH H2 निकल जाएगा और बनेगा CH3COOCH2CH3। एस्टर बनता है। एस्टर की गंध मृदु होती है और इसका उपयोग इत्र बनाने और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। एस्टर में जब कास्टिक सोडा मिलाएंगे तो यहाँ पर बनेगा वापस से एथेनॉल और हमें मिलेगा साबुन। क्षारक के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ लवण बनेगा और H2 निकलेगा। इसकी सोडियम और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाने पर लवण बनता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। लास्ट हमारा टॉपिक है साबुन और अपमार्जक। तो साबुन का जो सूत्र होता है R3OO- तो इसमें ये वाला जो भाग है, यह R जो है ये बड़ी कार्बन की श्रृंखला होती है, ये जल विरागी होता है, और COO- वाला जो भाग है ये जल रागी होता है। अब कपड़े में जैसे तेल की बूंद लगी है तो इसमें जो जल विरागी भाग है ये तेल की बूंद को चारों तरफ एक कांटे वाला भाग घेर लेगा। बाकी COO- वाला ये जो भाग है ये पानी में रहेगा और ये एक चक्रनुमा संरचना बनाएंगे जिसे हम कहेंगे मिसेल। देखिए जो यहाँ पर दो सिरे हैं, जल रागी और जल विरागी। जल विरागी सिरा कपड़े के अंदर चला जाएगा और इस तेल की बूंद को ये बाहर निकाल लेगा। अब साबुन से एक नुकसान भी है कि साबुन जो है कठोर जल में काम नहीं करता। झाग मुश्किल से बनता है क्योंकि उसमें कैल्शियम, जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। तो साबुन कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया कर लेता है और स्कम बना लेता है, जिससे कपड़ों पर या शरीर पर कुछ ऐसा पदार्थ जमा हो जाता है। तो जहाँ पर कठोर जल में साबुन काम नहीं करता वहाँ पर अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट का उपयोग कर सकते हैं। डिटर्जेंट लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण होते हैं या लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, जबकि साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाला सोडियम या पोटेशियम लवण होता है जिसकी संयोजकता सिर्फ एक होती है। अपमार्जक का उपयोग शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में भी होता है। तो ये इस तरह से हमारे ये चारों चैप्टर कंप्लीट हुए। थैंक यू।